जैन टू ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक जो कि हमारा हिमालय था उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया यानी उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि हमने क्या अभी तक पढ़ लिया। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, तो हमने अपने हिमालय को कंप्लीट कर लिया, जिसमें से हमारा हिमालय था उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो देखो अब हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। यानी देखो यहाँ पे तो हमने, अगर हम इंडिया का मैप बनाएं और यहाँ पे आपको हम समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ लिया और आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिया हो गया। तो हमने बच्चों क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि हमारे हिमालय को पढ़ लिया। यहाँ पर आपका क्या है, काराकोरम है, और यहाँ पर क्या है, लद्दाख है, और फिर इसके नीचे क्या है, जास्कर है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, हमारा ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होता है। देखो यहाँ से ग्रेटर हिमालय, और फिर यहाँ से मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय जो कि क्या है, हमारा डिसकंटिन्यूअस है, और फिर इसके नीचे क्या है बच्चों, इसके नीचे हमारा आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो हमने तो हिमालय को पढ़ लिया। अब हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, यानी हमें उत्तर भारत के मैदान के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आपको उत्तर भारत का मैदान कहाँ तक देखने को मिलेगा, यानी हिमालय के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, उत्तर भारत का मैदान। हिमालय के नीचे ही क्यों देखने को मिल रहा है उत्तर भारत का मैदान, इधर क्यों नहीं मैदान देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जब भी हमारे हिमालय से क्या निकलती है, हिमालय से क्या निकलती है बच्चों, हिमालय से नदियाँ निकलती है। तो नदियाँ क्या करती है, अपने साथ में सेडिमेंट्स को लाती है, और सेडिमेंट्स को यहाँ पर अपने आगे यानी अपने फुटहिल्स में क्या कर देती है, डिपोजिट कर देती है, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें आगे क्या पढ़ना है कि हिमालय के बाद हमें उत्तर भारत का मैदान पढ़ना है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि हमें उत्तर भारत का मैदान पढ़ना है और कहाँ पर मतलब यह मतलब स्थित है। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अब, उत्तर भारत का मैदान। यहाँ से क्या आ रही है, आपकी नदियाँ आ रही, नदियाँ सब अपने साथ क्या लाती है, सेडिमेंट्स लाती है, तो यहीं पर क्या कर देते हैं, ये डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, अब उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो देखो आज हम लोग अब क्या करते हैं, अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानकारी हम लोग करते हैं। मतलब कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाबर रीजन किसको बोलते हैं, तराई रीजन किसको बोलते हैं, खादर किसको बोलते हैं, बांगर किसको बोलते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं ना कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाबर रीजन कैसा होता है, क्या वह कृषि योग्य भूमि होता है, और खादर कैसा होता है, क्या वहाँ पे नदियाँ मतलब पुनः उभरती है। तो जैसे मतलब हम सब आपको क्या कर रहे बता रहे। ठीक है, तो देखो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का निर्माण कैसे हुआ है हमने आपको बता दिया कि देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका हिमालय है, ये क्या हो गया, हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया। और फिर इसके बाद में क्या आपको देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको मिलेगा मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के आगे क्या मिलता है, हमारा अंतिम में क्या मिलता है, शिवालिक मिलता है। ठीक है, तो शिवालिक मिलता है। इसको थोड़ा छोटा बना ले रहे, रुक जाओ क्योंकि उधर स्पेस नहीं बच रहा है। देखो यहाँ पे क्या है हमारा बच्चों, यहाँ पे हमारा ग्रेटर हिमालय है, और फिर इसके आगे क्या है आपका बच्चों, यहाँ पे आपको मिडिल हिमालय है, और फिर इसके आगे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका शिवालिक है। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 हिमालय हो गए। और हमने क्या बताया कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, तो हमारे उत्तर भारत का मैदान का निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है, तो हिमालय के भू अभिगर्त में हुआ है। देखो आप एक पॉइंट लिख लो कि इसका निर्माण कहाँ हुआ है, हिमालय के भू अभिगर्त में। भू अभिगर्त का मतलब क्या होता है, जियोसिंक्लाइन भू अभिगर्त। ठीक है, तो भू अभिगर्त का मतलब क्या होता है कि मान लो ये कोई क्या है, हमारा हिमालय है, मान लो ये कोई हिमालय, तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, भू अभिगर्त बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसका निर्माण कहाँ हुआ है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन का बोल सकते हैं कि निर्माण कहाँ हुआ है, तो इसका हिमालय के भू अभिगर्त में इसका निर्माण हुआ है। देखो तब तो हमारा हिमालय का भू अभिगर्त ये हुआ ना, देखो यहाँ पे क्या है,
आपका मान लो आगे रीजन है, मतलब आगे खाली जगह है, तो यहाँ पे क्या करती है ना कि जो हमारी ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय से क्या निकल रही है बच्चों, नदियाँ निकल रही है। ग्रेटर हिमालय से यहाँ से क्या निकल रही है, नदियाँ निकल रही है, नदियाँ निकल रही है। और नदियाँ अपने साथ क्या लाती है, सेडिमेंट्स को लाती है। फिर यहाँ पे मिडिल हिमालय से भी क्या निकल रही है, रिवर निकल रही है। और फिर आपकी शिवालिक हिमालय से भी क्या निकल रही है, रिवर निकल रही है। और सब ये रिवर निकल के कहाँ जा रही है, हमारे अपने मतलब प्रवाह में मतलब बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नदियाँ है। तो देखो नदियाँ हम बताए कि अपने साथ क्या लाती है, सेडिमेंट्स को लाती है। तो यह यहाँ पे क्या करती है ना कि यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को क्या करती है, डिपॉजिट करते जाती है। ठीक है, यहाँ पर अपने सेडिमेंट को क्या कर दी, डिपॉजिट करते गए, डिपॉजिट करते गए, डिपॉजिट करते गई। और एक समय आता है कि यह क्या होता है ना कि हमारे यही क्या बन जाता है, उत्तर भारत का मैदान बन जाता है। ठीक है, यह हमारा रीजन क्या बन जाता है, उत्तर भारत का मैदान। तो आपका उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कब हुआ, तो हिमालय के बाद में हुआ। यानी हिमालय तो हमारा टर्शियरी पीरियड में बना था, और हमारा जो बोल सकते हैं कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया यह कब बना, चतुर्थ काल में। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, हमारे हिमालय के भू अभिगर्त में क्या हो रहा है, पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर भी तो क्या पाया जाएगा, जलोढ़ ही ना पाया जाएगा, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि नदियाँ अपने साथ फर्टाइल एलोवियल सॉइल को लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर जलोढ़ का अवक्षेप यानी जलोढ़ लेयर बाय लेयर क्या होता है, जमा होते जाता है। तो पूछता है कि यह कितने गहराई तक इसका जलोढ़ का अवक्षेप पाया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि इसमें जलोढ़ का अवक्षेप बच्चों 2000 मीटर तक पाया जाता है। 2000 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है, यहाँ पे जलोढ़ का अवक्षेप पाया जाता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में मतलब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया किससे बना है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। तो जलोढ़ मृदा लेयर बाय लेयर क्या है, पाया जाता है। तो यही गहराई पूछ देता है कि कितनी गहराई तक हमारी जलोढ़ का अवक्षेप पाया जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि 2000 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है बच्चों, जलोढ़ का अवक्षेप पाया जाता है। ठीक है, तो हमने तो देख लिया कि हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है उसका निर्माण कैसे हो, यानी हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रेटर हिमालय है, फिर आपको आगे मिडिल हिमालय दिखेगा, फिर आपको आगे शिवालिक दिखेगा, और इन सभी पर्वतों से क्या निकल रही है, नदियाँ निकल रही है। तो नदियाँ अपने साथ क्या लाती है, अवसादों को लाती है, यानी जो भी हमारे पहाड़ों के छोटे छोटे मिट्टी को क्या करती है, काट काट के लाती है। तो क्या होता है, यहाँ पर लाती है और अपने आगे यहाँ पे जो गड्ढा रहता है उसमें क्या करती है, इसको डिपोजिट करते जाती है, माने इसको जमा करते जाती है। ठीक है, तो जमा करते गई, फिर हमारा क्या बन जाता है, उसी में हमारा उत्तर भारत का मैदान बन जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ। अब देखो, अब हम लोग उत्तर भारत के मैदान की लंबाई को देख लेते हैं। तो जो हमारा उत्तर भारत का मैदान की लंबाई है बच्चों, वो कितना है, हमारा 3200 किलोमीटर है। ठीक है, 3200 किलोमीटर। मान लो ये क्या हो गया, हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हो गया। देखो ये क्या हो गया, हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, तो इसकी आपकी लंबाई पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, तो इसका लंबाई आपको बताना है कि यह कितना लंबा है, यह 3200 किलोमीटर क्या है, लंबा है। यह 3200 किलोमीटर क्या है बच्चों, लंबा है। और इसकी बता दें कि इसकी पश्चिम में चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। यह पश्चिम में बच्चों आपका 480 किलोमीटर तक क्या है, चौड़ा है। यह पश्चिम में आपको 480 किलोमीटर क्या मिलेगा बच्चों, चौड़ा मिलेगा। ठीक है, और इसकी पूर्व में क्या हो जाती है, चौड़ाई कम हो जाती है। तो यह पूर्व में 185 किलोमीटर तक ही क्या है बच्चों, चौड़ा है। ठीक है, तो यह पूर्व में क्या है, 185 किलोमीटर चौड़ा है, और हमारे पश्चिम में क्या है, 480 किलोमीटर तक चौड़ा है। और इसकी हम बोल सकते हैं कि लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमने तो आपको बता दिया कि हमारा बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया कितना लंबा है, यानी 3200 किलोमीटर लंबा है। और इसकी चौड़ाई पश्चिम में कितनी है, 480 किलोमीटर है। और इसकी पूर्व में चौड़ाई कितनी है, 185 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है यह क्या है ना कि 4 क्षेत्रों में विभाजित है। जो हमारा देखो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है बच्चों, यहाँ पे देखो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है,
नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, यह कितने क्षेत्रों में विभाजित है बच्चों? यह आपका 4 क्षेत्रों में विभाजित है। देखो यह क्या है बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि वह क्षेत्र कौन सा है। यह है 4 क्षेत्रों में विभाजित है, ठीक है। यह 4 क्षेत्रों में क्या है बच्चों, विभाजित है, ठीक है। तो देखो अब वो क्षेत्र कौन कौन से बच्चा आपको हम बता दे रहे हैं कि वो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है क्या है, हमारा 4 क्षेत्रों में क्या है, विभाजित है। तो अब उन हम क्षेत्रों को देख लेते हैं कि वह 4 क्षेत्र हमारे कौन कौन से, ठीक है। तो पहला बच्चा हमारा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पहला क्षेत्र हो जाएगा हमारा भाबर रीजन, भाबर, ठीक है। भाबर, सब अच्छे से हम इसको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। भाबर रीजन, भाबर रीजन। और फिर क्या आता है बच्चा हमारा तराई रीजन। दूसरा क्या है बच्चों हमारा तराई रीजन, तराई रीजन, ठीक है बच्चा, तराई रीजन। और तीसरा क्या है हमारा बच्चा? तीसरा है हमारा खादर रीजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? खादर। और फिर हमारा चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? बांगर आ जाएगा, ठीक है। खादर और बांगर को आपने मतलब इसका नाम कुछ ना कुछ तो सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? खादर, खादर रीजन। और फिर चौथा हमारा क्या है? बांगर रीजन, बांगर, ठीक है, बांगर रीजन। खादर रीजन, खादर जो रीजन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू एलुवियल सोइल, यानी नई जलोढ़ मृदा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? इसी को हम लोग न्यू एलुवियल सोइल बोलते हैं, ठीक है, यानी नई जलोढ़ मृदा। और फिर इसको फिर हम लोग बांगर को क्या बोलते हैं? सॉरी, एलुवियल सोइल। और बांगर को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? बांगर को बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सोइल, ओल्ड एलुवियल सोइल, ठीक है। तो हमने बेटा आपको बता दिया कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है वह कितने क्षेत्रों में विभाजित है? वह 4 क्षेत्रों में क्या है? विभाजित है, ठीक है। तो जिसमें से हमारा पहला रीजन आपको क्या पढ़ना है? आपको भाबर रीजन पढ़ना है। दूसरा रीजन आपको क्या पढ़ना है? तराई रीजन पढ़ना है। और हमारा तीसरा रीजन क्या है बच्चा? खादर है। खादर को ही हम लोग न्यू एलुवियल सोइल कहते हैं, यानी नई जलोढ़ मृदा। और हमारा चौथा क्या है बच्चा? चौथा है हमारा बांगर। बांगर को क्या कहते हैं? ओल्ड एलुवियल सोइल, ठीक है। तो अब हम लोग भाबर को पढ़ेंगे और तराई को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर एक साथ हम लोग खादर रीजन और बांगर रीजन को क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पे हम पहले खादर और बांगर को क्या कर ले, नहीं, भाबर और तराई रीजन को पढ़ लेते हैं। भाबर एंड तराई रीजन, ठीक है, भाबर एंड तराई रीजन। इसके बारे में क्या करते हैं अब हम लोग? पढ़ते हैं कि आपका भाबर रीजन कहाँ पाया जाता है और क्या यह कृषि योग्य भूमि होता है। तो इस सब बातों को हम लोग क्या करेंगे? अब हम अपने मतलब बोल सकते हैं कि हम आज क्या करेंगे? पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भाबर एंड तराई रीजन, इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भाबर और तराई क्षेत्र, ठीक है, भाबर और तराई क्षेत्र। तो देखो ये आपका भाबर और तराई क्षेत्र होता क्या है? मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे आपका हिमालय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपका हिमालय है, हिमालय। तो हिमालय क्या करती है ना कि देखो हिमालय से क्या निकलती है? नदियाँ निकलती है। और नदियाँ, जब नदियों के 3 स्टेज पाए जाते हैं, आपको हम नदियों के स्टेज बता दे रहे कि जो हमारी रिवर होती है, पहले रिवर को समझ लो कि जो हमारी रिवर होती है बच्चों, रिवर की 3 स्टेज पाई जाती है। रिवर की कितनी पाई जाती है? 3 स्टेज पाई जाती है। यानी नदियों की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 3 अवस्था पाई जाती है। जैसे हमारी भी क्या होती है? 3 अवस्थाएं पाई जाती है। पहले हम लोग क्या होते हैं? पहले छोटे होते हैं, फिर हमारा बोल सकते हैं कि फिर देखो पहले रिवर को देखो तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो नदियाँ होती है, नदियों को भी क्या पाया जाते हैं? 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे मान लो अगर एक क्या है? पहाड़ है। और पहाड़ों से क्या निकलती है बच्चा? पहाड़ों से निकलती है नदियाँ। तो हम बता रहे हैं कि नदियों की कितनी अवस्थाएं होती है? नदियों की 3 अवस्थाएं होती है। यहाँ से क्या निकल रही है बच्चा? यहाँ से आपकी रिवर निकल रही है। मान लो यहाँ से क्या निकल रही है?
रिवर निकल रही है। और हम आपको क्या बता रहे हैं कि नदियों की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, फिर आपका यहाँ पे ओशियन आ जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है ओशियन, फिर ओशियन में क्या कर जाती है, रिवर ड्रेन कर जाती है। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे हैं बेटा कि हमारी जो नदियाँ होती है, नदियों के 3 स्टेज पाए जाते हैं, जिसमें से देखो यहाँ से अगर नदियाँ जब हिमालयी क्षेत्र में होती है तो वह अपने यंग स्टेज में होती है। नदियाँ जब हिमालयी क्षेत्र में होती है तो क्या होती है, वह अपने यंग स्टेज में होती है। और जब नदियाँ अपने यंग स्टेज में होती है तो वह क्या करती है, हमारा इरोजनल एक्टिविटी करती है। नदियाँ जब अपने यंग स्टेज में होती है बेटा तो वह क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी करती है। देखो यह क्या करेगी, इरोजनल एक्टिविटी करेगी, इरोजनल एक्टिविटी करेगी। ठीक है, इरोजनल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपने एक वेदरिंग शब्द सुना होगा, यानी अपक्षय। अपक्षय क्या होता है कि छोटे छोटे, मतलब हमारा मान लो इतना बड़ा क्या है, हमारा रॉक है यानी चट्टान है, तो अपक्षय का मतलब क्या होता है, ये तो हमारा इरोजन आपका बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। तो ठीक है, तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि नदियाँ जब अपने यंग स्टेज में होती है तो वह क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी करती है। तो इरोजनल एक्टिविटी समझने से पहले आपको अपक्षय यानी वेदरिंग समझना होगा। ठीक है, तो वेदरिंग क्या होता है बच्चों, वेदरिंग मान लो यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा रॉक है, बड़ा सा रॉक है, मान लो रॉक को छोड़े, यहाँ पे क्या हम लोग लिए, यहाँ पे क्या है, हमारा पहाड़ है। अब वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो इतना बड़ा हमारा पहाड़ है, तो पहाड़ क्या होता है ना कि बारिश के कारण, धूप के कारण क्या होता है कि छोटे छोटे क्या होता है, यहाँ पे टुकड़ों में क्या होता है, टूटने लगता है। ठीक है, तो जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो इस बोल सकते हैं कि इन टुकड़ों को तो वहीं पे पड़ा रहना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारी पहाड़ों से नदियाँ निकल रही है, पहाड़ों से नदियाँ निकल रही है तो क्या करती है, वह इरोजनल एक्टिविटी करती है। और किस स्टेज में करती है, जब वह अपने यंग स्टेज में होती है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारी नदियाँ होती है वह यंग स्टेज में क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी करती है। इरोजनल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अपरदन। अपरदन समझने से पहले आपको वेदरिंग समझना होगा। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या होता है कि देखो मान लो यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ क्या होता है ना, पहाड़ क्या होते हैं कि पहाड़ मान लो यहाँ पे क्या है, सूर्य है, सूर्य की मान लो कि उष्मा आ रही है, और फिर यहाँ पे कभी बारिश हो गया, तो बारिश होने के कारण क्या होता है ना कि आपने लैंड स्लाइड सुना होगा यानी भूस्खलन। तो क्या होता है कि जो हमारे पहाड़ों के भाग होते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अब जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए तो इनको तो वहीं पे पड़ा रहना चाहिए ना, तो ये क्यों नीचे आ जाते हैं, तो उनको नीचे लाने का काम कौन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों को हमारी नदियाँ करती है। ठीक है, और नदियाँ कब करती है, जब अपने यंग स्टेज में होती है। ठीक है, आप लोग भी जब अपने यंग स्टेज में होते हो तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिस मतलब बोल सकते हैं कि उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब नदियाँ भी क्या करती है, जब अपने यंग स्टेज में होती है तो बहुत बोल सकते हैं कि बहुत क्या करती है, नहीं बोलेंगे चलो, तो क्या करती है कि जब नदियाँ यंग स्टेज में होती है अपने, तो क्या करती है, यह इरोजनल एक्टिविटी करती है। इरोजनल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है उसको क्या करती है, अपने साथ लेकर आती है। ठीक है, और जब यहाँ पर आती है, जब यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्या होता है कि स्लोप कम होता है, यानी इसकी जब ढाल कम होती है, तो जब ढाल कम होती है तो इसको यहाँ पे जब नदी आती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं आपका, ये तो हमारा यंग स्टेज हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गई, ये यहाँ पे नदी अपने मैच्योर स्टेज में आ जाती है। ठीक है, मैच्योर स्टेज में जब आप लोग भी यंग होते हो तो कुछ ऐसी मतलब काम करते हो जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और फिर थोड़ा सा आप क्या होते हो, थोड़ी सी आपकी उम्र क्या होती बड़ी होती है, तो फिर आपको मतलब कि बोल सकते हैं कि आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगती है कि हाँ ये कौन सा गलत बात है, कौन सी सही बात है, जब हम ये बात मतलब ये काम करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो फिर नदियाँ क्या होती है, अपने यंग स्टेज में होती है, फिर अपने क्या आती है, मैच्योर स्टेज में आती है, और फिर इसका लास्ट स्टेज क्या होता है, ओल्ड एज। यानी ओल्ड एज यानी सबको क्या होना है, एक दिन बूढ़े होना है ना। ठीक है, सबको क्या होना है, बूढ़े होना है, तो नदियाँ भी क्या होती है, एक दिन बूढ़ी होती है। फिर जब नदियाँ अपने ओल्ड स्टेज में पहुंचती है तो क्या करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, यानी जब समुद्र में जाती है तो वहाँ पे क्या करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, कहती भाई अब हम बूढ़ी हो गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब हमसे ना इरोजनल एक्टिविटी होगा। और जब ये मैच्योर स्टेज में आती है बच्चों, तो मैच्योर स्टेज में जब आती है तो यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। किस चीज़ का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ठीक है, यानी परिवहन का काम करती है। क्यों? क्योंकि मान लो नदियाँ यहाँ से अपने सारे कंकड़ पत्थर को लाई और फिर यहाँ पर क्या कर दी, यहाँ पर छोड़ दी, तो फिर जब नदियाँ मैच्योर स्टेज में जाती है तो इन कंकड़ पत्थर को अपने साथ लेते जाती है जहाँ तक इसकी बनती है, और फिर एक समय आता है कि जब यह क्या होती है, अपने ओल्ड एज में पहुँच जाती है, यानी इसका बोल सकते हैं कि इसका प्रवाह कम हो जाता है, तो क्या करती है कि यह फिर अपने ओशियन में मिलती है और फिर डेल्टा का क्या कर देती है, फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि नदियों की कितनी स्टेज पाई जाती है, नदियों की 3 स्टेज पाई जाती है, जिसमें से हमारा पहला क्या है, यंग स्टेज है। यंग स्टेज में नदियाँ क्या करती है, इरोशनल एक्टिविटी करती है, यानी अपरदन करती है, और फिर जब नदियाँ मैच्योर स्टेज में आती है तो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और फिर नदियाँ जब अपने ओल्ड एज में आती है तो ओल्ड एज में आती है तो क्या करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इतना तो आपको मतलब समझ में आ गया। तो देखो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो कुछ मतलब हम ऐसे ही एक्स्ट्रा बता दिए आपको समझने के लिए। हाँ तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या आपको बता रहे हैं, भाबर एंड तराई रीजन बता रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, नदियाँ आ रही है। तो नदियाँ हम बताएं क्या क्या करती है, इरोशनल एक्टिविटी करती है, यानी अपने साथ बड़े बड़े क्या करती है, कंकड़ पत्थर को लाती है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर कंकड़ पत्थर को क्या कर देगी, बहुत अपने साथ ला रही है, और जब अपने कंकड़ पत्थर को ला रही है तो कंकड़ पत्थर को क्या करेगी, अपने आगे जमा कर देगी। तो यहाँ पे अपने कंकड़ पत्थर को क्या कर दी, नदियाँ क्या कर देती है, जमा कर देती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कंकड़ पत्थर जमा हो गया, फिर यहाँ पे कंकड़ पत्थर आपको मिल रहा है छोटा छोटा बड़ा बड़ा, ठीक है। आपको हरिद्वार वाले रीजन में ऐसा देखने को मिल जाएगा कि नदियाँ क्या लाती है, बहुत बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर लाती है। तो यहाँ पे इस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ से नदियाँ आती है ना, तो जब जैसे यह बोल सकते हैं कि कंकड़ पत्थर यहाँ पे जमा कर देती है तो नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, यानी अंडरग्राउंड क्या करने लगती है, फ्लो करने लगती है। यहाँ पे आपको नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त होती हुई दिखेगी, या यानी चट्टानों के नीचे से बहती है, और फिर एक टाइम आता है कि जब नदियाँ क्या होती है, सतह के ऊपर आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग भाबर, ठीक है। इसको कौन सा बोलते हैं, भाबर रीजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाबर रीजन। और जब नदियाँ पुनः फिर से अपने सतह पर आती है तो उसको कौन सा रीजन बोलते हैं, इसको तराई रीजन बोलते हैं, इसको तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ों से क्या निकल रही है, नदियाँ निकल रही है, और नदियाँ अपने साथ क्या लाती है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को लाती है, और कंकड़ पत्थर को लाती है तो यहाँ पे जमा कर देती है। तो जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को लाती है तो वहाँ पर उस रीजन में क्या होता है ना कि नदियाँ अंडरग्राउंड फ्लो करने लगती है, यानी वो सतह के नीचे से बहने लगती है, और फिर एक समय आता है कि जब नदियाँ क्या होती है, पुनः क्या होती है, उभरती है। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं बच्चों, उस रीजन को क्या बोलते हैं, तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, भाबर रीजन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तराई रीजन हो गया। ये क्या हो गया आपका, तराई रीजन हो गया। यहाँ पे नदियाँ फिर क्या हो गई, अपने सतह पर आ गई, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाबर रीजन क्या है। भाबर रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पर क्या होती है ना कि नदियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे आपको नदी नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है, और इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के नीचे ही नदियाँ क्या करती है, अंडरग्राउंड फ्लो करती है, ठीक है। तो भाबर रीजन कैसा होता है, यह एक पथरीला मतलब बोल सकते हैं कि क्षेत्र होता है। यहाँ पे छोटे बड़े कंकड़ पाए जाते हैं, और यह कृषि योग्य भूमि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कृषि नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटे बड़े कंकड़ पत्थर पाए जा रहे हैं, और यहाँ पे नदियाँ क्या करी, अंडरग्राउंड फ्लो करती है। और फिर एक समय आता है कि जब नदियाँ क्या करती है, पुनः उभरती है। तो जब नदियाँ जिस रीजन में भी पुनः उभरती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं तराई रीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। मान लो ये क्या हो गया, हमारा पहाड़ हो गया, पहाड़ों से क्या निकल रही है, नदियाँ निकल रही है। नदियाँ अपने साथ यहाँ पे क्या कर दी, नदियाँ अपने साथ यहाँ पर क्या कर दी, छोटे बड़े क्या लाई है, कंकड़ पत्थर लाई है, कंकड़ पत्थर लाई है, ठीक है। छोटे बड़े क्या लाई है, कंकड़ पत्थर लाई है। तो इस छोटे बड़े कंकड़ पत्थर के कारण हमारी नदियाँ क्या करती है, अंडरग्राउंड फ्लो करने लगती है, और फिर एक समय आता है कि नदियाँ क्या करती है, पुनः क्या करती है, उभर जाती है, यानी पुनः क्या हो जाती है, सतह के ऊपर आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं तराई रीजन, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, भाबर, भाबर प्रदेश, यानी भाबर
रीजन, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा तराई रीजन, ठीक है, तराई 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 रीजन, ठीक है, तराई रीजन। इसको क्या बोल दिया हमने तराई रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ क्या हो रही है पुनः उभर रही है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे क्या है बड़े बड़े क्या है कंकड़ पत्थर है, तो यहाँ पे नदियाँ अंडरग्राउंड फ्लो करने लगती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाबर रीजन बोलते हैं। और जहाँ पे नदियाँ पुनः उभरती है उसको क्या बोलते हैं तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गई नदियाँ फिर पुनः उभर गई, फिर यहाँ पे आपको फिर आगे जा रही है रिवर आगे जा रही है, तो फिर इसके चलो इतना पहले समझ लो कि भाबर रीजन क्या हो गया कि भाबर रीजन वैसा प्रदेश है जहाँ पर छोटे बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और यह कृषि योग्य भूमि नहीं होता, यानी यहाँ पर खेती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े कंकड़ पाए जाते हैं और यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती है और अंडरग्राउंड फ्लो करने लगती है, ठीक है। और फिर जब नदियाँ पुनः सतह पर आती है तो उस रीजन को क्या बोलते हैं बच्चों? उस रीजन को हम बोलते हैं तराई रीजन। तराई रीजन में क्या होता है कि हमारा यह क्या बोल सकते हैं कि यह बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है। तो देखो तराई रीजन के बारे में अब हम लोग समझते हैं। अब पहले देख लो कि जो हमारा भाबर रीजन है वो पाया कहाँ जाता है, ठीक है। तो मान लो कि ये क्या हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया, और ये क्या हो गया हमारा मिडिल हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया। और फिर हमारा नीचे क्या हमारा शिवालिक पर्वत है। तो भाबर रीजन कहाँ पाया जाता है, यानी जो भाबर प्रदेश है वो कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा भाबर रीजन है वो कहाँ पाया जाता है? शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है, यानी जो हमारा शिवालिक पर्वत है ये क्या हो गया हमारा शिवालिक पर्वत हो गया। तो भाबर रीजन कहाँ पाया जाता है? शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है। और जो हमारा भाबर रीजन होता है वह क्या होता है कि हमारे पश्चिम में चौड़ा होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है यह चौड़ा होता है, और जैसे जैसे पूर्व की ओर जाता है इसकी चौड़ाई क्या होती है कम होती है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि भाबर रीजन जो होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो आपके शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है। और यह हम बोल सकते हैं कि हमारे पश्चिम में क्या होता है चौड़ा होता है, और जैसे जैसे पूर्व की ओर जाते हैं तो भाबर रीजन क्या होता है पतला होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाबर रीजन, ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है हमारे शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है। यह क्या हो गया आपका भाबर रीजन हो गया। और यह क्या होता है हमारे पश्चिम में चौड़ा होता है और पूर्व में क्या होता है पतला होता है, ठीक है। तो इसकी हम बोल सकते हैं कि चौड़ाई कितनी है? तो यह बच्चा 8 से 10 किलोमीटर क्या है चौड़ा बेल्ट है। यह 8 से 10 किलोमीटर क्या है चौड़ा बेल्ट है, यानी यह शिवालिक के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर तक क्या इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में ये क्या फैला है हमारा भाबर रीजन है, जो कि भाबर रीजन क्या है हमारे पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में क्या है पतला है। यह पश्चिम में चौड़ा क्यों है? क्योंकि हमारे पश्चिम में बोल सकते हैं कि इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा होता है, वहाँ पे नदियाँ अपने ज़्यादा कंकड़ पत्थर को जमा करती है, और जैसे जैसे पूर्व की ओर नदियाँ जाती है क्या करती है कंकड़ पत्थर कम जमा करती है, ठीक है। अब देखो हम क्या बताएं आपको कि तराई रीजन क्या है। तो आपका तराई रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? तराई रीजन हमारे शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जाता है, यानी तराई कहाँ पाया जाता है शिवालिक के गिरिपद में पाया जाता है। तो यह शिवालिक क्या होता है कि यह पूर्व में पतला होता है, और नहीं यह शिवालिक क्या होता है कि यह पश्चिम में पतला होता है। सॉरी, तराई रीजन क्या होता है कि जो हमारा पश्चिम में यह क्या होता है पतला होता है, और जैसे जैसे पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या होगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो हमारा तराई रीजन है वह कहाँ पाया जाता है हमारे शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जाता है, यानी शिवालिक के क्या पाया जाता है गिरिपद में पाया जाता है। तो यह क्या होता है कि पश्चिम में पतला होता है और पूर्व में क्या होता है यह चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके नॉर्थ स्टेट में क्या होता है अधिक वर्षा होता है, अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है यह चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो देखो जो हमारा तराई रीजन है, तराई रीजन कैसा है यह बहुत ही क्या है दलदली क्षेत्र है, और यह क्या होता है कृषि योग्य भूमि होता है, यानी यहाँ पे क्या होती है कृषि होती है। क्यों? क्योंकि यह क्या है हमारा बहुत ही क्या है दलदली क्षेत्र है, और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा घने जंगल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि हमारा दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में, वह क्या है हमारे तराई वाले रीजन में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, और जैसे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा हमारे शिवालिक के तराई वाले रीजन में। तराई रीजन किसको बोलते हैं? यह कितना चौड़ा है देखो, तो इसकी जो चौड़ाई है बच्चों, इसकी चौड़ाई आपको बोल सकते हैं कि 10 से 20 किलोमीटर तक क्या है यह चौड़ा है।
यह 10 से 20 किलोमीटर तक क्या है, चौड़ा है। और तराई रीजन किसको बोलते हैं, तराई रीजन कौन, तराई रीजन बोलते हैं किसको है, कि तराई रीजन में क्या होता है ना कि नदियाँ क्या होती है, पुनः उभर जाती है। देखो तराई रीजन में क्या हो रहा है कि नदियाँ यहाँ पे पुनः उभर गई, जिससे क्या होता है, यह फर्टाइल लैंड होता है, यानी यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती है। और यह दलदली क्षेत्र होता है, यानी मार्शी लैंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक मतलब पाया जाता है, यानी यह बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है, रिच होता है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सब कहाँ आपको तराई वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि भाबर और तराई रीजन क्या है। कि भाबर हम बताएं कि हमारी क्या है, हिमालय के, हमारे बोल सकते हैं कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के क्या दक्षिण में हमारा भाबर प्रदेश पाया जाता है। भाबर प्रदेश होता क्या है, यह अत्यंत ही बोल सकते हैं कि उबड़ खाबड़ जगह है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, नदियाँ विलुप्त हो जाती है, यानी नदियाँ यहाँ पे अंडरग्राउंड फ्लो करती है। और यह जो हमारा भूमि है, यह कृषि योग्य नहीं होता है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि हमारा तराई रीजन क्या है, तो तराई रीजन किसको बोलते हैं, तराई रीजन उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे नदियाँ पुनः उभरती है, यानी जब नदियाँ पुनः अपने सतह पर आती है तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। और तराई रीजन क्या होता है, कृषि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह क्या होता है, अत्यधिक दलदली क्षेत्र है, और यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। और आपका यह क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है, रिच होता है, यानी यहाँ पे जैव विविधता बहुत क्या होता है, अत्यधिक पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने तराई रीजन को देख लिया, जो कि हमारे शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है। भाबर रीजन क्या है, जो कि हमारे शिवालिक के दक्षिण में पाया जा रहा है। और तराई क्या है, हमारे शिवालिक के फुटहिल्स में पाया जा रहा है, ठीक है। और भाबर रीजन की चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा होता है। और तराई रीजन कितना चौड़ा होता है बच्चों, तराई रीजन 10 से 20 किलोमीटर तक चौड़ा होता है, ठीक है। अब तराई रीजन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो देखो हमने बताया था कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, यह 4 क्षेत्रों में विभाजित है, जिसमें से हमने 2 कंप्लीट कर लिया कि भाबर और तराई रीजन क्या है। अब हम लोग देखते हैं खादर और बांगर क्या होता है, ठीक है। अब क्या हम लोग देखते हैं कि खादर और आपका बांगर क्या होता है। देखो तो खादर और बांगर आपको समझने के लिए देखो, फिर से वही आप पहाड़ बनाओ एक, फिर यहाँ पे क्या बनाओ, देखो तो पहाड़ों से क्या निकल रही है, पहाड़ों से हमारी नदियां निकल रही है। यहाँ पे इसके आगे तो आपका क्या पाया जा रहा है, भाबर रीजन पाया जा रहा है। इसके आगे क्या हमारा भाबर रीजन है, ठीक है। और फिर इस यहाँ पे नदियाँ क्या होती है, भाबर वाले रीजन में अंडरग्राउंड क्या करने लगती है, ओहो, भाबर वाले रीजन में क्या करती है, नदियाँ अंडरग्राउंड क्या करती है, फ्लो करने लगती है। तो यहाँ पे नदी को आप नीचे से बना दो कि नदियाँ क्या हो रही है, नीचे से प्रवाहित हो रही है। फिर एक समय आता है कि नदियाँ क्या होती है, अपने सतह के ऊपर आती है। तो यहाँ पे नदियाँ अपने सतह के ऊपर आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर क्या हो गए, समाप्त हो गए। फिर नदियाँ अपने जाती है, फिर जैसे ही आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, फिर जाके क्या कर देती है, डेल्टा का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। यानी डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। तो देखो नदी जब ऐसे फ्लो कर रही है तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, हम लोग खादर बोलते हैं, ठीक है। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है। खादर क्या होता है हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, खादर। और इसके बाद वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसके बाद वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बांगर। इसके बाद वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे नदी फ्लो करे तो नदी के जो बाद वाला का जो क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और फिर खादर के बाद वाला जो क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, ठीक है, बांगर। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि खादर और बांगर है क्या। तो देखो अब हम बस खादर और बांगर को ले रहे हैं। मान लो ये क्या हो रही है, हमारी रिवर है। मान लो यहाँ पे रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, यानी नदी प्रवाहित हो रही है। और इसका बोल सकते हैं कि जो नदी का तट है यहाँ तक है, यानी रिवर का तट बोल सकते हैं कि यहाँ तक है। इसी में अपना रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, यानी इसी में नदियाँ क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। लेकिन होता क्या है, यह क्या है, हमारे नदी का तट है, यानी यह क्या है, हमारा नदी
तट है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही मान लो कि जिस भी मतलब कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ तो हमेशा आता है, यानी कि जो हमारा फ्लड होता है वह क्या होता है हर एक साल देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के समय में होता क्या है, ये तो मान लो तो नदियाँ अपने नॉर्मल स्टेज में क्या कर रही है, प्रवाहित हो रही है, तो ये इसका नॉर्मल स्टेज हो गया। लेकिन जो जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आता है तो क्या होता है कि जैसे ही बाढ़ आया तो क्या कर देगी, नदी अपने नदी तट को तोड़ के और यहाँ तक क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। यानी नदियाँ जब अपने नॉर्मल स्टेज में तो मान लो कि ये नॉर्मल ऐसे फ्लो करिए, लेकिन क्या होता है कि जब बाढ़ आता है तो पानी क्या होता है, अधिक हो जाता है। और जब पानी अधिक हो जाता है तो क्या होता है कि यह जब पानी अधिक हो गया तो यह क्या करेगा, नदी तट को तोड़कर और आगे की तरफ क्या हो जाएगा, पानी चला जाएगा। और आगे की तरफ क्या हो गया, पानी आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, और आगे क्या हो गया, पानी आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं खादर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खादर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और फिर इसके बाद वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसके बाद वाले क्षेत्र को बोलते हैं बांगर। बांगर, ठीक है। इसके बाद वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बांगर। इसी को क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉयल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओल्ड एलुवियल सॉयल। और खादर को क्या बोलते हैं, खादर को बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉयल। इसको क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉयल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉयल। तो हम क्या बता रहे हैं कि आपका खादर रीजन होता क्या, कि मान लो नदी तो ऐसे अपना प्रवाहित हो रही, लेकिन नदियों में क्या होता है, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के समय क्या होता है कि नदियों के तट टूट जाते हैं और उसके तटों से क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी बाहर की तरफ आ जाता है। यानी इधर भी क्या आ गया, आपको पानी आ गया, इधर भी क्या आ गया, पानी आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको खादर बोलते हैं। और खादर के बाद वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बांगर रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा खादर क्षेत्र है वह हमारे नदियों द्वारा हर एक साल बाढ़ के मैदान से बाढ़ों द्वारा क्या होता है, बनता है। मान लो अब फिर क्या हो गया कि जैसे ही बाढ़ समाप्त हुआ, यानी जैसे नदियों में क्या बोल सकते हैं कि पानी कम हुआ, तो जब पानी कम हुआ तो फिर नदियाँ क्या हो गई अपने, मान लो कि देखो मान लो कि यहाँ पे हम दो केस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यह मान लो नदी तट है, इसमें क्या हो रही है, रिवर फ्लो करी, ठीक है। रिवर क्या करिए, फ्लो करी, रिवर क्या करिए, फ्लो करिए। लेकिन जब इसमें बाढ़ आ रहा है, ये तो इसका नॉर्मल मतलब बोल सकते हैं कि प्रवाहित होने का क्या है, स्टेज है, ठीक है। और जब बाढ़ आता है तो क्या होता है कि जो हमारा रिवर का पानी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर रिवर का पानी बढ़ गया तो अपने तटों को तोड़कर तटों से बोल सकते हैं कि आगे तक पहुंच जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, खादर। इसको क्या बोलते हैं, खादर। यानी नदी का जब पानी तटों को तोड़ के और आगे वाले रीजन में आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है, खादर। और इसके ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बांगर। बांगर, ठीक है। अब तो बाढ़ फिर आया है, बाढ़ जब आया है तो बाढ़ क्या होगा, फिर बाढ़ समाप्त होगा। तो अब फिर क्या होती है, नदी अपने क्या होती है, नॉर्मल स्टेज में ही क्या होने लगती है, प्रवाहित होती है। तो नदियाँ तो फिर क्या आ गई, अपने नॉर्मल स्टेज में ही आ गई। तो लेकिन लेकिन जब नदियों में क्या होता है, बाढ़ आता है, तो बाढ़ के समय क्या होता है कि नदियाँ अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर आती है, यानी नई नई मिट्टियों को लेकर आती है। तो पानी तो फिर हमारा नॉर्मल स्टेज में हो गया, लेकिन जब नदियाँ बाढ़ के समय अपने साथ अवसादों को लाई थी, तो अवसादों को यहीं पर तो छोड़ के चली जाती है। तो यह क्या हो जाता है, हमारा फर्टाइल लैंड हो जाता है। जब नदियाँ बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के समय क्या होता है, अपने तटों को तोड़कर तटों से आगे तक पानी इसका आ जाता है। तो फिर बाढ़ खत्म हो जाता है तो नदी अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाती है। लेकिन बाढ़ जब खत्म हो गया तो नदियाँ बाढ़ के समय क्या लाई थी, नए नए मिट्टी को लाई थी। फिर नदियाँ अपने नए नए मिट्टी को यहीं पर छोड़ देती है, ठीक है। पानी तो खत्म हो गया, लेकिन मिट्टी यहीं पर, यानी जो सेडिमेंट्स थे वो क्या हो जाते हैं, यहीं पर बच जाते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है। और यह क्या होता है, हमारा फर्टाइल लैंड होता है। यह किसी कृषि के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। इसको क्या क्या बोलते हैं, फर्टाइल लैंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल लैंड। और इसी से क्या बनता है, हमारा नई जलोढ़ मृदा बनता है, ठीक है। तो आपको खादर और बांगर तो समझ में आ गया, ठीक है, कि हमारा खादर और बांगर क्या है। और आपको बोल सकते हैं कि आपका वो क्या बोल रहे हैं कि भाबर और तराई रीजन भी क्या हो गया, समझ में आ गया कि भाबर और तराई रीजन क्या है।
हमने आपको भाबर रीजन और तराई रीजन बता दिया। भाबर रीजन बताया कि वह ऐसा क्षेत्र है जहाँ की उबड़ खाबड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ पे नदियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, अंडरग्राउंड क्या करती है, फ्लो करती है। और फिर पुनः जहाँ नदियाँ क्या होती है, उभरती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तराई रीजन बोलते हैं। जो हमारा तराई रीजन होता है वो बहुत ही क्या होता है, दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और यह बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है, रिच होता है, और यह क्या होता है, कृषि योग्य भूमि होता है। ठीक है, तो हमने आपको भाबर, तराई और खादर और बांगर को क्या कर दिया, खादर और बांगर को क्या कर दिया बच्चों, समझा दिया। ठीक है, खादर और बांगर, ठीक है, खादर और बांगर को भी क्या कर दिया, समझा दिया। तो हमने आपको तो यह इसका क्षेत्रीय विभाजन बता दिया कि यह क्या है, अपने 4 क्षेत्रों में क्या है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया क्या है, विभाजित। अब इसका हम लोग प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, यह कितने कितने राज्यों में फैला है। ठीक है, तो इसका प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, इसका अब हम लोग क्या देख लेते हैं, प्रादेशिक विभाजन, यानी जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है वो हमारे भारत के कितने राज्यों में क्या है, फैला है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग क्या देख लेते हैं, प्रादेशिक विभाजन। तो देखो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है राजस्थान का प्लेन। ठीक है, राजस्थान का मैदान, ठीक है, राजस्थान प्लेन। फिर हमें क्या पढ़ना है, पंजाब तथा हरियाणा का क्या पढ़ना है, प्लेन पढ़ना है, पंजाब। फिर दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है, पंजाब, और यहीं पे हरियाणा ले लो, हरियाणा प्लेन। ठीक है, प्लेन। और फिर हमें क्या पढ़ना है, फिर हमें गंगा प्लेन पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, हमें गंगा प्लेन पढ़ना है, गंगा प्लेन। ठीक है, गंगा का मैदान। और फिर हमारा चौथा क्या है, ब्रह्मपुत्र का क्या है, मैदान है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, इसको असम प्लेन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, असम प्लेन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, असम प्लेन। ठीक है, तो हमने इसका प्रादेशिक विभाजन देख लिया कि प्रादेशिक विभाजन में हमें देखना है कि यह कितने कितने राज्यों में क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है राजस्थान का प्लेन देखना है, यानी राजस्थान के मैदान को देखना है। फिर हमें पंजाब तथा हरियाणा के मैदान को देखना है। फिर हमें गंगा के मैदान को देखना है। और फिर क्या देखना है, हमें ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा राजस्थान का प्लेन देखते हैं कि हमारा राजस्थान का जो मैदान है इसके बारे में कुछ कुछ क्या करते हैं, हम लोग बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमारा पहला क्या है, राजस्थान प्लेन, राजस्थान का मैदान। ठीक है, तो देखो तो राजस्थान का पहले मैप बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, मान लो हमारा राजस्थान हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको राजस्थान में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको राजस्थान में हम अगर किस कलर से बनाने की कोशिश करें तो मान लो यहाँ पे राजस्थान में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ पे क्या है, अरावली हिल्स है। यहाँ पे क्या है बच्चों, राजस्थान में कौन सी पर्वत है, राजस्थान में आपको अरावली हिल्स है। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में आपको अरावली हिल्स, देखो यहाँ पे है अरावली हिल्स। ठीक है, यहाँ पे हम अगर राजस्थान का प्लेन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे राजस्थान का मैप हो गया। और राजस्थान के मैप में आपको देखना है तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको अरावली की पहाड़ी देखने को मिलती है। तो अरावली के पहाड़ी में क्या होता है, देखो अरावली के पहाड़ी के इस साइड में, यानी अरावली के क्या होता है, हमारे पूर्वी साइड में क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। यहाँ पर अरावली के पूर्वी साइड में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर तक क्या होता है, वर्षा होता है। और अरावली के अगर पश्चिम वाले भाग में जाओगे आप, अरावली के इधर क्या आ जाओगे, अरावली के इधर आ जाओगे पश्चिम वाले भाग में, तो पश्चिम वाले भाग में आपका क्या होता है ना कि यहाँ पर आपको 25 से 50 सेंटीमीटर तक ही क्या होता है, यहाँ पे आपको वर्षा देखने को मिलेगा।
यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक ही क्या आपको वर्षा देखने को मिलेगा, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, हम बता रहे कि हम राजस्थान प्लेन पढ़ रहे, जिसमें से हम क्या पढ़े कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में क्या हमारा अरावली रेंज है, यानी अरावली पर्वत है, और अरावली के पूर्व में आपको 100 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप अरावली पर्वत के पश्चिम में आओगे तो यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक ही क्या है आपको वर्षा देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, और वहाँ के राजस्थान के लोग इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इसे स्थानीय भाषा में इसे बागर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है तो वहाँ पे राजस्थान के लोग इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान के लोग इसको बागर बोलते हैं। ठीक है, बागर। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा राजस्थान प्लेन है, यहाँ पे क्या है, हमारी अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के आपको पूर्व में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप अरावली पर्वत के पश्चिम में आओगे तो पश्चिम में आपको 25 से 50 सेंटीमीटर तक क्या देखने को मिलेगा, वर्षा देखने को मिलेगा, जिस कारण यह क्या हो जाता है, हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाता है, यानी सेमी एरिड रीजन। ठीक है, सेमाई एरिड रीजन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। और जो हमारे राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के लोग इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बागर बोलते हैं। और अगर आप इस वाले रीजन में आ जाओगे तो इस वाले रीजन में 25 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, कम वर्षा होता है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी क्या हो रहा है, कम वर्षा हो रहा है, जिस कारण आपको क्या देखने को मिलता है, थार का मरुस्थल। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी क्या है, कम वर्षा होता है, जिस कारण आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल गया, थार का मरुस्थल। थार डेजर्ट का जो हमारा बोल सकते हैं कि 85% भाग कहाँ है, पाकिस्तान में है, और जो हमारा 15% यानी 15% जो भाग है हमारा कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि जो हमारी बोल सकते हैं कि अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के आपको पश्चिम में बोल सकते हैं कि यहाँ पे पूर्व में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, और इसके पश्चिम में 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, जिसको बोलते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। और राजस्थान के लोग इसे अपने स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, इसे बागर बोलते हैं। और फिर आगे आप आओगे तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, कम वर्षा होता है। ठीक है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। तो इन दोनों को जो लाइन अलग करती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं आइसोएट लाइन। ठीक है, आइसोएट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, आइसोएट लाइन। जो हमारे बोल सकते हैं कि अर्ध शुष्क क्षेत्र और जो थार डेजर्ट को मतलब बोल सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोएट लाइन। यानी हमारे अरावली के पश्चिम में 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। और फिर इसके और आगे आओगे तो यहाँ पर भी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, कम वर्षा होता है, तो उसको क्या, वो क्या हो गया, हमारा थार डेजर्ट हो गया। और आपको पता होगा कि यहाँ से क्या निकलती है, हमारी लूनी रिवर निकलती है। तो लूनी रिवर जो कि हमारे थार डेजर्ट में क्या करती है, कुछ फर्टाइल लैंड का निर्माण करती है। यहाँ से क्या निकल रही है, लूनी रिवर निकल रही है, और फिर क्या होती है, कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो जो लूनी रिवर हम बोल सकते हैं कि जो थार डेजर्ट में जो बहती है, और बोल सकते हैं कि यह जो फर्टाइल लैंड का निर्माण करती है, यानी जो बोल सकते हैं कि उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको राजस्थान के लोग इसको रोही बोलते हैं, रोही क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, रोही क्षेत्र। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि जो आपका थार डेजर्ट है वो क्या है, वहाँ पे तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, लेकिन वहाँ पे अगर लूनी रिवर जाती है तो लूनी रिवर से क्या होता है, वहाँ पे कुछ कृषि बोल सकते हैं कि हो सकता है। तो लूनी रिवर जो फर्टाइल लैंड बनाती है वहाँ पे, तो वहाँ के लोग इसको क्या बोलते हैं, रोही बोलते हैं उस क्षेत्र को। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से हमारी निकल रही है साबरमती रिवर। हमारे अरावली के बोल सकते हैं कि दक्षिणी भाग से क्या निकल रही है, साबरमती रिवर। साबरमती
रिवर। और अरावली के पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? अरावली के पूर्वी भाग से आपकी कौन सी नदी निकलती है? बनास रिवर, जो कि चंबल में क्या हो जाती है? जाकर मिल जाती है। यहाँ पे कौन सी नदी निकल रही है? बनास रिवर, जो कि इधर से क्या जा रहा है? हमारा चंबल रिवर जा रहा है, चंबल में क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया राजस्थान प्लेन के, कि राजस्थान प्लेन क्या है। यहाँ पे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में हमारा 100 सेंटीमीटर तक क्या होता है? वर्षा होता है। लेकिन अरावली के आप पश्चिमी भाग में आओगे तो यहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर तक ही क्या होता है? वर्षा होता है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्र को राजस्थान के लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसको बागर बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप अरावली के और आगे आओगे तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी क्या होता है? कम वर्षा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, और आप एक याद कर लो कि हम बोल सकते हैं कि एक जोधपुर में हमारा काजरी है, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, काजरी आपसे कोई पूछ दे कि कहाँ है, तो काजरी आपका कहाँ है? जोधपुर में, जो कि क्या करता है? रिसर्च का काम करता है। यह जो हमारा बोल सकते हैं कि राजस्थान का प्लेन है, यहाँ पर क्या करता है? यह रिसर्च का मतलब अपना कुछ कुछ क्या करते हैं? ये लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो क्या हम बता रहे हैं कि हमारा जो काजरी है, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ? आपका जोधपुर में। यहाँ पर क्या है? लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, हमारे राजस्थान प्लेन में। तो हमने तो आपको राजस्थान प्लेन बता दिया। देखो हमने क्या आपको बता दिया? राजस्थान का मैदान बता दिया। अब हमें क्या देखना है? पंजाब तथा हरियाणा का मैदान। ठीक है, देखो तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे? पंजाब प्लेन, पंजाब प्लेन। ठीक है, पंजाब का मैदान। देखो तो पंजाब का मैदान क्या है? पंजाब कितने? पंच नदियों, यानी पांच नदियों का दोआब। देखो तो यहाँ पे क्या आ रही है हमारी? यहाँ पे आ रही है आपको सिंधु नदी आ रही है। यहाँ पे क्या है? सिंधु रिवर है। और फिर क्या आ रही है हमारी? फिर आ रही है हमारी आपकी यहाँ पे आ रही है झेलम रिवर। फिर यहाँ पे क्या आ रही है आपकी? यहाँ पे आ रही है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर में क्या करती है? झेलम मिलती है। और फिर क्या आ रही है हमारी? झेलम चिनाब। फिर क्या जाती है? रावी जाती है। और फिर क्या जाती है हमारी? सतलज रिवर। यहाँ से क्या जा रही है? सतलज रिवर, जो कि कहाँ मिलती है? चिनाब में मिलती है। और सतलज में कौन सी रिवर मिलती है? हमारी ब्यास रिवर। तो देखो अब सबका हम लोग क्या करते हैं? नाम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सी आपकी? झेलम रिवर है, झेलम रिवर। और ये कौन सी रिवर है? हमारी चिनाब रिवर। ठीक है, चिनाब रिवर। और ये कौन सी हमारी? रावी रिवर, रावी नदी। रावी नदी कहाँ मिल रही है? जो कि आपके चिनाब में ही क्या जाके मिल जा रही है। और फिर ये कौन सी हमारी नदी है? ये हमारी बच्चों हो गई ब्यास रिवर। ब्यास रिवर किस में मिल रही है? ब्यास रिवर आपकी सतलज रिवर में मिल रही है। यहाँ पे क्या है? सतलज। और सतलज लास्ट में किस में जाके मिलती है? चिनाब में मिलती है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सिंधु और झेलम के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सिंध सागर दोआब। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। इसको क्या बोलते हैं? सिंध सागर दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, जो कि क्या होता है? हमारा फर्टाइल लैंड होता है। फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चज दोआब। इसको क्या बोलते हैं? चज दोआब, जो कि झेलम तथा चिनाब के बीच में पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? चज दोआब, जो कि झेलम तथा चिनाब के बीच में पाई जाती है। और चिनाब तथा रावी के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रचना दोआब। इसको रचना दोआब। और रावी और ब्यास के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं? बिस्त दोआब। ठीक है, नहीं इसको क्या बोलते हैं? रावी और ब्यास के बीच को सॉरी क्या बोलते हैं? बारी दोआब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बारी दोआब। यहीं पे लिख लो बारी, बारी दोआब। इसको क्या बोलते हैं? बारी दोआब। और ब्यास और सतलज वाले बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बिस्त दोआब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बिस्त दोआब। इसको क्या बोलते हैं? बिस्त। इसको क्या बोलते हैं? बिस्त दोआब। ठीक है, बिस्त दोआब।
देखो ये ट्रिक से याद हो जाएगा। देखो कैसे, 20 से ब्यास और 100 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो सतलज और ब्यास के बीच के दोआब को क्या कहते हैं, बिस्त दोआब कहते हैं। और यहाँ पे आपको बारी दोआब है, ब्यास और रावी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं, ब से ब्यास और र से रावी, बारी दोआब, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपकी, फिर आपको रचना दोआब आ जाता है, र से क्या होगी, रावी हो गई, और च से क्या होगी, चिनाब हो गई, ठीक है। और फिर आपका क्या आ जाता है, चज दोआब, यानी च से चिनाब और ज से झेलम, झेलम और चिनाब के बीच में कौन सी दोआब पाई जाती है, चज दोआब। और चिनाब तथा रावी के बीच में कौन सी दोआब पाई जाती है, रचना दोआब। और फिर बारी दोआब, फिर बिस्त दोआब। तो इनको ही क्या कहते हैं हम लोग, इन्हीं क्षेत्रों को क्या कहते हैं हम लोग, पंजाब का मैदान बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा पंजाब का मैदान है, इन्हीं नदियों के बीच में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पंजाब प्लेन क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि हमारी जो पंजाब की बोल सकते हैं कि जो पंजाब का हमारा प्लेन है वो इतनी सारी नदियों के बीच में क्या होता है, पाया जाता है। जिसमें से हमारा पहला दोआब क्या है, यहाँ पे इसको लिख लो, यहाँ पे क्या हमारा सिंध सागर दोआब है, जो कि हमारे सिंधु तथा झेलम के बीच में पाया जाता है। और फिर क्या हमारा, फिर झेलम तथा चिनाब के बीच में चज दोआब पाया जाता है। और फिर चिनाब तथा रावी के बीच में रचना दोआब। और फिर रावी तथा ब्यास के बीच में बारी दोआब। और फिर सतलज तथा ब्यास के बीच में बिस्त दोआब, ठीक है। तो हम लोगों ने पंजाब प्लेन को पढ़ लिया। अब हमारा क्या आगे का प्लेन होगा, हरियाणा का मैदान। तो हरियाणा का मैदान देख लेते हैं, किन नदियों के बीच में स्थित है, हरियाणा, हरियाणा प्लेन, ठीक है। हरियाणा का मैदान, देखो हरियाणा प्लेन। देखो बच्चों, तो यहाँ से क्या जा रही है हमारी, यहाँ से आती है हमारी क्या, कौन सी नदी जाती है, सतलज रिवर जाती है। यहाँ से कौन सी रिवर जा रही है, यहाँ से आपकी सतलज रिवर जा रही है। और इधर कौन सी हमारी रिवर फ्लो करी, इधर जाती है आपकी यमुना रिवर, यानी यमुना रिवर उधर चली जाती है और सतलज रिवर इधर जाती है। तो इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यमुना रिवर। इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, हरियाणा का प्लेन। और इन दोनों बोल सकते कि जो हमारी यमुना रिवर है और यमुना और सतलज के बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक का काम कौन करती है, तो इन दोनों नदियों के बीच में जो हमारी जल विभाजक का काम कौन सी नदी करती है, उनका नाम है आपका, देखो यहाँ पर घक्खर रिवर, बीच में कौन सी नदी बहती है, घक्खर रिवर, घक्खर रिवर। यह क्या करती है, यह हमारे रिवर तथा यह हमारे रिवर सतलज तथा यमुना के बीच में क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। घक्खर रिवर कहाँ से निकलती है, शिवालिक पर्वतों से निकलती है और यह राजस्थान में जाके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इधर तो जा रही सतलज रिवर जा रही है और उधर क्या जा रही है, हमारी यमुना रिवर जा रही है। और इन दोनों के बीच में जल विभाजक का काम कौन सा करता है, हमारी घक्खर रिवर करती है। और इन्हीं के बीच के क्षेत्रों को क्या कहते हैं हम लोग, इन्हीं के बीच को क्षेत्र को कहते हैं हरियाणा का मैदान। तो हमारा हरियाणा का प्लेन किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है, तो हमारे सतलज तथा यमुना नदियों के बीच में क्या पाया जाता है, हमारा हरियाणा का प्लेन पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारे गंगा का मैदान, ठीक है। गंगा प्लेन, गंगा प्लेन, ठीक है। अब हमारा क्या है, गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन गंगा नदी वाले मतलब क्षेत्र में पाया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी गंगा रिवर आ रही है। गंगा का प्लेन भी कई क्षेत्रों में क्या है, विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर के जो हमारा ऊपर वाला भाग है, बोल सकते हैं कि ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, रोहेलखंड का मैदान। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रोहेलखंड का मैदान। सब एटलस में देख लेना, ठीक है, रोहेलखंड का मैदान। और फिर इसके नीचे क्या आ जाता है बच्चों, इसके नीचे आ जाता है आपका अवध प्लेन, यानी अवध का मैदान, अवध का मैदान, ठीक है। और फिर हम अगर गंगा नदी कहाँ बहती है, बिहार में भी बहती है। तो बिहार में क्या होता है ना कि बिहार में भी ऐसे पाया जाता है, देखो बिहार में भी यह क्या है, बीच में से आ रही है कोसी नदी, बीच में क्या है, कोसी नदी है, जो कि हमारे गंगा में मिलती है। तो यहाँ पे जो इधर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इधर वाले क्षेत्र को आपको बोलते हैं, इधर वाले क्षेत्र को आपका मिथिला का प्लेन बोलते हैं, मिथिला प्लेन, ठीक है, मिथिला प्लेन। और ये कोसी नदी के बाद वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, बारिंद का मैदान बोलते हैं, बारिंद प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, बारिंद
प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, बारिंद प्लेन। और नीचे वाले मैदान को क्या बोलते हैं, नीचे वाले मैदान को बोलते हैं मगध का मैदान, मगध प्लेन, मगध प्लेन, ठीक है। जिसमें हमारा क्या था, मौर्यन एम्पायर था, यानी मौर्य साम्राज्य कहाँ था, इस हमारे मगध वाले रीजन में था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो गंगा का प्लेन है, गंगा प्लेन अपने कई क्षेत्रों में क्या है, विभाजित है। तो गंगा के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, रोहेलखंड का मैदान कहते हैं। और फिर अगर आप इसके नीचे आओगे तो उसको क्या बोलते हैं, अवध का मैदान बोलते हैं। फिर अगर आप यूपी यानी बिहार में आ जाते हो तो यहाँ से आपकी क्या है, कोसी नदी है, यहाँ पे क्या है, कोसी नदी है। तो कोसी नदी के इधर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मिथिला का प्लेन बोलते हैं। और फिर नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, मगध का मैदान बोलते हैं। और फिर जो यहाँ वाला क्षेत्र है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, बारिंद प्लेन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारी क्या होती है, हमारी गंगा रिवर यहाँ से क्या हो जाती है, अपनी एक बोल सकते हैं कि इसकी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा इसकी क्या होती है, पद्मा रिवर, जो कि हमारे बांग्लादेश में जाती है। और एक क्या होती है, हमारी हुगली रिवर इधर आ जाती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कौन सी रिवर हो गई, ये रिवर हो गई हमारी हुगली। ये रिवर कौन सी हो गई हमारी बच्चों, ये हुगली हो गई। और ये क्या हो गई, हमारी पद्मा, जो कि कहाँ चली जाती है, हमारे बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो हमने आपको गंगा का प्लेन बता दिया कि जो हमारा गंगा का प्लेन है, यहाँ पर रोहेलखंड का मैदान है, अवध का मैदान है, फिर मिथिला का प्लेन है, फिर इस वाले रीजन को बोलते हैं बारिंद का प्लेन, और फिर नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मगध प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और गंगा का मैदान हमने देख लिया। गंगा का मैदान क्या होता है, हमारा बहुत ही क्या फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे क्या होता है, यूपी वाले रीजन में आप देख लो तो कि वहाँ पे क्या होता है, चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन को देखते हैं, यानी हमारा लास्ट क्या बच गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र प्लेन। यह क्या है कि हमारा बहुत ही बोल सकते हैं कि पतला प्लेन है, यानी यह क्या है, हमारा नैरो प्लेन है। यह क्या है, हमारा नैरो प्लेन है, यह बोल सकते हैं कि नैरो प्लेन है। और यह जो हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यह बाढ़ के लिए क्या है, फेमस है। यानी जब ब्रह्मपुत्र के मैदान में आप देखोगे तो हमेशा क्या आता है, बाढ़ आता है। तो यहाँ पर बाढ़ आता है। तो अब हम लोग ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र प्लेन के लोकेशन को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया। और ब्रह्मपुत्र का मैदान पाया कहाँ जाएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर वाले रीजन में। यहाँ से क्या आ रही है हमारी, देखो यहाँ से क्या आ रही है, व्हाइट ले लेते हैं, यहाँ से क्या आ रही है, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे ही एंटर करती है तो जिस रीजन तक जाती है वहां तक क्या आपको पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलेगा। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, यह सदिया से धुबरी तक क्या होता है, आपका ब्रह्मपुत्र का क्या होता है, प्लेन पाया जाता है। सदिया से धुबरी तक क्या होता है आपका, सदिया और धुबरी, जो कि हमारे असम और बोल सकते हैं कि रीजन में पाया जाता है। तो सदिया से धुबरी तक क्या होता है, हमारा ब्रह्मपुत्र का प्लेन पाया जाता है। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी क्या हो जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। बांग्लादेश में इस रिवर को क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। और फिर इधर से क्या आ रही है हमारी, इधर से आ रही है हमारी गंगा रिवर। गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। बोल सकते हैं कि जो हमारी गंगा रिवर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पद्मा बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, बांग्लादेश में मिलते हैं। और जब पद्मा तथा जमुना मिलती है और जिस रिवर का निर्माण करती है उसको क्या बोलते हैं, मेघना रिवर बोलते हैं। पद्मा और जमुना मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेघना रिवर, मेघना रिवर, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र का प्लेन है वह क्या है, एक बहुत ही पतला प्लेन है। और यह क्या होता है कि हमारे बाढ़ के लिए क्या है, फेमस है। और यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर चावल और गेहूँ तथा जूट की खेती क्या होती है, बहुत मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा होती है। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती है, यहाँ पे चावल, गेहूं तथा जूट की क्या होती है, फसलें उगाई जाती है। अब जहाँ पे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी प्लेन एरिया पाया जाता है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो इस वाले रीजन में आपको जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, अधिक देखने को मिलेगा। इस वाले रीजन में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जनसंख्या घनत्व है,
जनसंख्या घनत्व क्या है आपका अधिक देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले रीजन में आपको चावल की खेती हो रही है, गेहूं की खेती हो रही है, जूट की खेती हो रही है, तो यह रीजन क्या हो जाता है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला रीजन हो जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन का है, जो कि हमारी क्या है नैरो प्लेन है, जो कि हमारे सदिया से धुबरी तक क्या है फैली हुई है, और यह क्या होता है कि बाढ़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो इतना तो हमने आज बता दिया। हमने आज स्टार्ट क्या किया था कि हमारे उत्तर भारत का मैदान पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने उत्तर भारत के मैदान को देखा कि उत्तर भारत का मैदान का निर्माण कहाँ हुआ है, तो इसका निर्माण हिमालय के भू अभिगर्त में हुआ है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि नॉर्दर्न प्लेन की लंबाई कितनी है 3200 किलोमीटर लंबा है, और यह पश्चिम में 480 किलोमीटर तक चौड़ा है, और पूर्व में 185 किलोमीटर तक क्या है चौड़ा है। और फिर हम बताया कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है यह क्या है हमारे 4 क्षेत्रों में विभाजित है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको भाबर, तराई, खादर, बांगर बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों को हम बता दिए कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है। ठीक है, और हमने सारे इसका प्रादेशिक विभाजन में बता दिया। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं कि हमारा क्या पढ़ लिया हमने, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हिमालय पढ़ लिया, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया पढ़ लिया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या करेंगे हम लोग कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद, नमस्कार।